हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रूबी ब्रिजेस। आपका चैप्टर नंबर 1 है रूबी ब्रिजेस। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किसकी स्टोरी बताई हुई है। तो जो रूबी ब्रिजेस है ये एक पर्सन का नेम है, ठीक है। ये एक फीमेल का नेम है रूबी ब्रिजेस, ठीक है। ये एक रियल लाइफ में जो पर्सन है उनकी स्टोरी हमें बताई गई है। मतलब ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ रियल लाइफ पर्सन, ठीक है। अब जो रूबी ब्रिजेस हैं वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यानी कि एक ऐसी पर्सन है जो कि ह्यूमन के राइट्स के लिए, जो हमारे पास बेसिक हमारे राइट्स हैं, जो हक हैं कम्युनिटी के, उनको पाने के लिए जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिविटीज़ करती हैं, एक सोशल वर्कर हैं रूबी ब्रिजेस, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको रूबी ब्रिजेस के बारे में दूंगी, फिर इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। रूबी ब्रिजेस का जो जन्म था वो 8 सितंबर 1954 में हुआ है, ठीक है। और एट प्रेजेंट उनकी एज 69 ईयर्स है, ठीक है। एट प्रेजेंट इन 2024 उनकी एज 69 ईयर्स है। रूबी ब्रिजेस जो है, उनकी जो मदर हैं, रूबी ब्रिजेस एक फीमेल है, एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनकी मदर का नाम है लुसील, ठीक है। और उनके फादर का नाम है एबॉन ब्रिजेस। उनकी मदर है लुसील और उनके फादर का नाम है एबॉन ब्रिजेस। जो रूबी ब्रिजेस हैं वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके रूबी ब्रिजेस और उनके भाई बहन, वो 5 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ी रूबी ब्रिजेस हैं, ठीक है। रूबी भी हम मतलब इन्हें कह सकते हैं, इनका जो रियल नेम है इससे भी बड़ा है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है रूबी ब्रिजेस की लाइफ के बारे में, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया। तो यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, ठीक है, यानी कि कलर के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर जो लोग थे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। अब जो रूबी ब्रिजेस हैं वो एक अफ्रीकन फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अफ्रीकन फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन वो अमेरिकन हैं, मतलब कि नेशनैलिटी उनकी अमेरिकन है, लेकिन वैसे वो एक अफ्रीकन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो शी इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट। अब जो रूबी ब्रिजेस हैं उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने जो हक थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनके लिए काम किया। रूबी ब्रिजेस ने बहुत छोटी उम्र में अपने और अपनी कम्युनिटी के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अगेंस्ट रूबी ब्रिजेस ने प्रोटेस्ट किया, और किस प्रकार से वो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन, उन्होंने टेस्ट पास किया और एडमिशन लिया एक ऐसे स्कूल में जिसमें कि यूएसए कंट्री के सिर्फ वाइट पीपल अलाउड थे। यानी कि रूबी जो थी एक ब्लैक फैमिली से बिलोंग करती थी, अफ्रीकन फैमिली से, ब्लैक कम्युनिटी से। तो रूबी वहाँ पर, रूबी और इनकी कम्युनिटी के रूबी जैसे और बच्चे वहाँ पर उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन रूबी ब्रिजेस ने सभी चीज़ों के अगेंस्ट जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी और 6 साल की उम्र में वो उस स्कूल में जाया करती थी, ठीक है। तो उन्होंने अब ये स्टेप जो लिया, अकेली क्लासरूम में बैठकर अकेला भी उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे ना स्कूल में आया करते थे और अगर वो आए हैं उन्हें नहीं बैठने दिया जाता था रूबी के साथ, क्योंकि जो वाइट पीपल थे वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि रूबी को क्यों हक दिए गए हैं, ठीक है, रूबी को और रूबी जैसी और जो कम्युनिटी है इनको, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, इन डिटेल हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूबी ब्रिजेस ने काफ़ी स्ट्रगल किया और इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, और आज के टाइम पर भी ये एक फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर का थीम है ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवीय अधिकार होते हैं सभी के पास कुछ बेसिक राइट्स हैं, तो उन राइट्स को, उन ह्यूमन राइट्स का ही इस चैप्टर का थीम है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ पर्सन के ऊपर है। आप चाहें तो और ज़्यादा डिटेल में रूबी ब्रिजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, उनका जन्म कब हुआ, एज क्या है, मदर, फादर और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जो कनेक्ट पार्ट है वो क्या कहता है, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट वेयर यू टुक अ स्टैंड फॉर और अगेंस्ट समथिंग। अब यहाँ पर हमें चैप्टर जो है, जो थीम है, उससे कनेक्ट करवाने के लिए हमें एक टास्क दिया गया है कि एक इंसिडेंट के बारे में, यानी कि एक कोई आपके साथ घटना घटी हो उसके बारे में आप सोचिए, जिसमें आपने किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया हो, या कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए आपने उस चीज़ के अगेंस्ट आप रहे हो। कोई चीज़ सही है, आप उसके लिए स्टैंड आपने लिया, यानी कि आप उस चीज़ के फेवर में हुए, या कोई चीज़ गलत है, आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ के अगेंस्ट भी थे। तो या मतलब कि ईदर यू कैन चूज़ एनीथिंग दैट यू हैव टेकन एज फेवर या अगेंस्ट, ठीक है। तो आपने ऐसा इंसिडेंट सोचना है एंड शेयर इट विद द क्लास, और अपनी क्लास के साथ आपने शेयर करना है। आप अपने दिमाग में उस इंसिडेंट को सोच सकते हैं, नरेट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अब है रिफ्लेक्ट पार्ट। रिफ्लेक्ट पार्ट में हमें थोड़ा सा बताया गया है, और मतलब कि इन पार्ट्स से हमें चैप्टर से और कनेक्ट किया गया है कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। रिफ्लेक्ट पार्ट में क्या बोला है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में हमें बताया गया है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। क्योंकि रूबी ब्रिजेस भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स आर पीपल हु प्रमोट और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को हम हिंदी में कहते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता, यानी कि मानवों के, जो इंसानों के अधिकार हैं उनको
प्रोटेक्ट करने के लिए या उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, गेन करने के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, आर द पीपल हु प्रमोट और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स को, सही ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, अब पूछा है नेम वन फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, पूछा गया है कि किसी एक फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का नाम आपको बताना है और व्हाट आर दे नॉन फॉर, यानी कि किस ह्यूमन राइट के लिए उन्हें जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि रूबी ब्रिजेस जो है रेसिज्म के अकॉर्डिंग, यानी कि रेसिज्म बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि लोगों को उनके कलर के बेसिस पर सेपरेट कर दिया जाता है कि जो लोग डार्क कलर के होते हैं, जिनका स्किन कलर डार्क होता है, उन्हें जो लोग वाइट कलर के होते हैं उनसे अलग माना जाता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है जो लोग ब्लैक एंड कलर होते हैं। उसी चीज़ को हम रेसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें, बहुत सारे फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे इंडिया के, या अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के स्ट्रगल में देखें तो इसका जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया जा सकता है नेल्सन मंडेला का। ठीक है, यहाँ पर आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल एक ले सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने, जैसे यूएसए में रूबी ब्रिजेस ने रेसिज्म को ख़त्म किया, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो थे वो ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए सऊदी अरेबिया कंट्री में, साउथ अफ्रीका कंट्री में उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट जो थी लड़ाई लड़ी। ठीक है, व्हाट आर दे नोन फॉर, ठीक है ना, सो दे प्रोटेस्टेड, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रेसिज्म। मतलब कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री में जो भेदभाव था लोगों के बीच में रंग को लेकर, उसको जो था उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने, और बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं आपको वन एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, लोगों को बचाया। अब हम इमेजिन पार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर पार्ट ऑफ अ कैंपिंग दैट इज ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल इन द रूरल एरियाज अबाउट देयर चिल्ड्रंस राइट्स टू एजुकेशन। हमें इमेजिन करना है, मतलब हमें ऐसा मानना है कि एक कैंपिंग, यानी कि एक जो है अवेयरनेस जगाने के लिए एक जो लोगों ने गैदरिंग की है और वो अवेयरनेस जगा रही हैं, ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, किन के अंदर, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस जगाई जा रही है। रूरल एरियाज़ यानी कि जो ग्रामीण में रहने, मतलब जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं रूरल पीपल। रूरल एरियाज़ यानी कि गाँव वाले एरियाज़। तो हमें इमेजिन करना है कि एक कैंपिंग हो रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक कैंपिंग है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन सब लोगों में से हम भी एक हिस्सा है, मतलब हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप खुद को लेकर इमेजिन करेंगे इस चीज़ को। और हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चों के वहाँ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे गाँव में रहने वाले, उन जो पीपल हैं उनके अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के हक को लेकर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में पढ़ा। अब इमेजिन पार्ट हमें चैप्टर से और कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या है, रूबी ब्रिजेस अपनी एजुकेशन को पाना चाहती हैं। रूबी ब्रिजेस की जो मदर हैं वो चाहती हैं कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, जिस वजह से रूबी ब्रिजेस एक वाइट एलिमेंट्री स्कूल में जाती हैं, मतलब एक ऐसे स्कूल में जाती हैं जो कि सिर्फ वाइट पीपल के लिए था। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन का भी बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं गाँव में रहने वाले लोगों के बीच में कि उनके बच्चों को भी जो है शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है। आप इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में कुछ आइडियाज़ या कुछ स्लोगन्स इस बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे बेस्ड। और यहाँ पर आप अपनी बुक में कुछ लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है, एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ बेटर टुमारो फॉर यू। यानी कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो ज़रूरी है, एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाती है। एजुकेशन अगर हम गेन करते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने फ्यूचर में मिलती हैं। ठीक है, अपना करियर बनाने में, अपना अच्छा फ्यूचर बनाने में। सो आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आता है वर्ड फोकस। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। तो उस ट्रेल वर्ड के हमें दो मीनिंग्स दे रखे हैं। अब जो वर्ड ट्रेल है, अगर तो उसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, मतलब एज अ नाउन इस वर्ड को अगर हम यूज़ करें तो उसका मतलब कुछ और है जो हमें वर्ड फोकस पार्ट में दिया है। और अगर हम द सेम वर्ड ट्रेल को एज अ वर्ब, यानी कि एक एक्शन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उसका मतलब अलग हो जाता है। क्रॉस कनेक्ट पार्ट में हमें दिया है, क्योंकि एक वर्ड के सेवरल, कई मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वर्ड फोकस में हमें जो ट्रेल का मतलब है, उसका मतलब होता है पाथ, PATH, पाथ, पगडंडी। ठीक है, द वर्ड ट्रेल व्हेन यूज्ड एज अ नाउन रेफर्स टू अ पाथ और अ रूट दैट इज फॉलोड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कि अगर जो ट्रेल वर्ड है, इस वर्ड को हम एज अ नाउन, एक संज्ञा के रूप में यदि हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है एक रास्ता या कोई रूट, कोई रास्ता, कोई पाथवे जिसको हम फॉलो करते हैं, जिस रास्ते पर हम चलते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस, किसी डेस्टिनेशन पर रीच करने के लिए जब हम कोई रास्ता फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई रूट फॉलो करते हैं, तो हम उसको ट्रेल कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल बोला है जो रूबी ब्रिजेस हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रूबी ब्रिजेस ने बोला, गो वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड बिगिन द ट्रेल। रूबी ब्रिजेस ने कहा कि
वहाँ जाओ जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मतलब कि वो चीज़ कर दिखाओ जिसको करने का कोई रास्ता ही नहीं है, जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर अपना ट्रेल बिगिन करो, यानी कि अपना एक नया पाथवे, एक नया रूट बिगिन करो, स्टार्ट करो और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचो। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वोट है, मोटिवेशनल क्वोट है। हमारा जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है, लाइन अगले पेज पर भी आपको मिलेगी, इस पेज पर देखने को, ठीक है। तो रूबी ब्रिजेस जो हैं वो कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको किसी डेस्टिनेशन पर रीच करना है, कुछ आपको हासिल करना है, तो वहाँ जाने का रास्ता होगा हमेशा ही। अगर रास्ता नहीं है तो आप अपना खुद का ट्रेल, खुद का एक पाथवे बिगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्रॉस कनेक्ट पार्ट। क्रॉस कनेक्ट पार्ट में हमें कहा गया है द मीनिंग ऑफ ट्रेल। अब यहाँ पर तो हम अगर ट्रेल को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा जो मतलब है वो एक रास्ता, एक पाथवे हो जाता है। लेकिन अगर ट्रेल वर्ड को मैं एज अ वर्ब यूज़ करूँगी तो यहाँ पर उसका मतलब अलग हो जाएगा। यहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा पुल समथिंग बिहाइंड समबडी और समथिंग यूजुअली अलॉन्ग द ग्राउंड। यानी कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है ना, यूजुअली जैसे ग्राउंड के साथ साथ अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम उस चीज़ को ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डोंट लेट द ड्रेस ट्रेल ऑन द ग्राउंड। उन्होंने बोला डोंट लेट द ड्रेस ट्रेल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो ड्रेस है उसको ग्राउंड से टच ना होने दो, उसको ग्राउंड के साथ साथ तुम पुल ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ट्रेल वर्ड है क्योंकि उनकी कोटेशन का एक अच्छा वर्ड है, तो इस वजह से उसके दो मतलब हमें बताए गए हैं। आई होप दैट द फर्स्ट पेज इज क्लियर टू यू। नाउ वी शैल स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है रीड। लेट अस रीड अबाउट द इंस्पायरिंग लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रूबी ब्रिजेस एंड हर हिस्टोरिक रोल इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड द फाइट फॉर रेशियल जस्टिस। अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी, ठीक है ना। किसकी स्टोरी? रूबी ब्रिजेस की लाइफ स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, ठीक है, सभी लोगों के लिए, जो लोग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सहन करते हैं उनके लिए और बाकी दुनिया के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि किस तरीके से आप हिम्मत दिखाकर अपने जो राइट्स हैं उनको गेन कर सकते हैं। एंड हर हिस्टोरिक रोल इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि अब रूबी ब्रिजेस की पूरी कम्युनिटी, उनके जैसे और जितने भी पीपल थे, ग्रुप्स थे, सभी को राइट्स से डिनाई किया गया था। तो उनका जो हिस्टोरिक ऐतिहासिक रोल रहा, उनका किरदार जो उन्होंने निभाया अमेरिकन सिविल राइट्स की मूवमेंट में, यानी कि अमेरिका में जो उन्हें सिविल राइट्स नहीं मिल रहे थे तो उसके लिए उन्होंने मूवमेंट जो निकाली, जो प्रोटेस्ट किए, उसमें उनका जो इंस्पायरिंग और हिस्टोरिक रोल था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी रेशियल जस्टिस के लिए, कि रेशियल जातीय रूप से जो उन्हें कलर के बेसिस पर उन्हें एज ब्लैक एंड वाइट पीपल में डिवाइड किया हुआ था और ब्लैक पीपल को कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने रेशियल जस्टिस मांगी। उन्होंने मांगा कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए सभी को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ एनीबडीज स्किन, किसी को भी जो है गलत तरीके से ना ट्रीट किया जाए। रेशियल जस्टिस उन्होंने प्राप्त की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज आई मेंशन अबव की एक कोटेशन से, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छी कोटेशन से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सो लेट अस रीड दैट। डोंट फॉलो द पाथ, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड बिगिन द ट्रेल। तो इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रास्ता है उसे फॉलो ना करो, वहाँ जाओ जहाँ कोई रास्ता नहीं है और अपना ट्रेल बिगिन करो, यानी कि अपना एक नया पाथवे वहाँ से स्टार्ट करो एंड अपनी जर्नी को बिगिन करो। ये कहती हैं रूबी ब्रिजेस, ठीक है। आगे भी है, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू ट्रेल इक्विप्ड विद करेज, स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन, द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप यू इज़ यू। रूबी ब्रिजेस कहती हैं कि जब आप एक नया ट्रेल स्टार्ट करते हैं, मतलब जब आप रास्ते को, पाथ को फॉलो नहीं करते और वहाँ जाते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है, जहाँ कोई पाथ नहीं है, और अपना एक नया ट्रेल आप जब बिगिन करते हैं, तो उस टाइम पर जो आपका ट्रेल होता है वो इक्विप्ड होता है, यानी कि वो भरा होता है किसके साथ? करेज के साथ, साहस के साथ भरा होता है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के साथ, और कन्विक्शन के साथ भरा होता है। कन्विक्शन यानी कि फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, की जो आपका मानना है, जो आपका ओपिनियन है, जिस चीज़ में आप विश्वास रखते हो। तो जब आप एक नया रास्ता बिगिन करते हो, वो रास्ता जो है आपका भरपूर होता है साहस में, करेज में, ताकत होती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, आप खुद में स्ट्रेंथ शो करते हो, एंड कन्विक्शन शो करते हो, यानी कि अपना जो ओपिनियन है उसके बारे में आपका एक बिलीफ होता है। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप यू इज यू। तो उस समय पर जब एक नए ट्रेल पर आप खड़े उतरते हैं तो उस समय इकलौती चीज़ जो आपको रोक सकती है वो आप खुद हैं। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप यू इज़ यू योरसेल्फ, मतलब कि कोई और चीज़, कोई और पर्सन या कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब आप खुद से करेज करके, स्ट्रेंथ करके, कन्विक्शन को अपने मानते हुए एक नए ट्रेल की तरफ बिगिन होते हैं। उस समय सिर्फ एक ही वो चीज़ है, एक ही वो पर्सन है जो आपको रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। कि यदि आप करेज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कन्विक्शन को भुला देते हैं या अपनी करेज कम कर देते हैं, स्ट्रेंथ नहीं आप रखते, तब आप अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन अगर आप रुकना नहीं चाहते तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नए रास्ते पर नया ट्रेल बिगिन करने में रोक सके, ठीक है।
नेक्स्ट आई होप कि ये क्वाटिंग आपको समझ आ चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वाटिंग, और ये किसने बोली है? रूबी ब्रिजेस ने बोली है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल क्वाट बाय रूबी ब्रिजेस। ठीक है, ये जो खूबसूरत क्वाट है, क्वाट क्या होता है? सेइंग, कि जो उन्होंने बोला है। ठीक है, ये जो खूबसूरत क्वाट है किसका है? रूबी ब्रिजेस द्वारा बोला गया है। इट सम्स अप हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट अ मोमेंटस चेंज दैट वुड फॉरएवर ऑल्टर द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। जो ये खूबसूरत क्वाट है रूबी ब्रिजेस का, ये इस बात को सम अप करता है, यानी कि इस बात का खुलासा करता है, यानी कि इस बात के बारे में हमें नॉलेज देता है। किस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज देता है? उनके, यानी कि रूबी ब्रिजेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जो चीज़ स्पेशल होती है, जो चीज़ रेयर होती है, जो हर एक में नहीं मिलती। ठीक है, किसी पर्सन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, बाकियों से अलग किया है उसने वो काम। तो ये जो चीज़ है, जो ब्यूटीफुल क्वाट जो चीज़ उन्होंने कही, ये उन्होंने जो कहा वो इस बात का प्रूफ है, वो इस बात का दर्शाता है कि रूबी ब्रिजेस की जो करेज है, जो उनके अंदर साहस है, वो अलग है, वो बिल्कुल रेयर है, जो हर एक में नहीं मिलती। और उनकी डिटर्मिनेशन, यानी कि उनका दृढ़ निश्चय किस चीज़ को लेकर, कि वो एक ऐसा चेंज लाना चाहती हैं, एक मोमेंटस चेंज, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट एक इम्पॉर्टेंट चेंज वो लाना चाहती हैं। ठीक है ना, जो कि हमेशा के लिए अमेरिकन हिस्ट्री के कोर्स को बदल के रख देगा। फॉरएवर ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना। ऑल्टर द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, कोर्स यानी कि प्रोसीजर। तो उन ये जो क्वाटिंग है, ये इस बात का साहस, इस बात का प्रूफ है कि जो रूबी ब्रिजेस हैं, उनके अंदर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज है और डिटर्मिनेशन है, वो एक ऐसी डिटर्मिनेशन और करेज है जो कि एक ऐसे चेंज को लाने में जो है बिलीव रखती हैं, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के पूरे कोर्स को, पूरे प्रोसीजर को बदल देंगे। मतलब कि जो आज तक कभी अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, वो रूबी ब्रिजेस ने कर दिखाया। उस चीज़ की शुरुआत रूबी ब्रिजेस ने कर दी। रूबी वॉज द यंगेस्ट ब्लैक चाइल्ड टू अटेंड एन ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल इन द यूएसए ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द 1960s। 1960s के टाइम पर, यानी कि 1960 में, जो ये 1960s का टाइम था, यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी, यानी कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन हो रहे थे। लोगों को अपने हक चाहिए थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो जिस समय 1960s में सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए में चल रही थी, तो ये रूबी जो थी, रूबी ब्रिजेस जो थी, वो सबसे यंगेस्ट, यानी कि सबसे छोटी ब्लैक चाइल्ड थी। ब्लैक चाइल्ड यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जिन्होंने ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल को अटेंड किया। ऑल वाइट का यहाँ पे क्या मतलब है? कि ऐसा एक एलिमेंट्री स्कूल जिसमें सिर्फ वाइट पीपल ही अलाउड थे, जिसमें सिर्फ वाइट पीपल ही अलाउड थे। तो ये देखो कितने साहस की बात है कि कोई ऐसा स्कूल है जो सिर्फ वाइट पीपल के लिए, वाइट कम्युनिटी के बच्चों के लिए ही है। लेकिन रूबी ब्रिजेस जो थी, वो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड बनी, ब्लैक चाइल्ड बनी, जिन्होंने उस स्कूल को अटेंड किया उस दौर में जब वहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी। शी वॉज ओनली 6 years ऑफ एज। उस समय वो बिल्कुल 6 साल की थी। ठीक है, कितने साल की थी? वो 6 साल की थी जब वो अकेली बच्ची बनी, सबसे यंगेस्ट बच्ची बनी, जिन्होंने ऑल वाइट एलिमेंट्री स्कूल को अटेंड करा। रूबी वॉज बॉर्न इन टू एन अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली ऑन 8 September 1954 इन टेलरटाउन, मिसिसिपी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो रूबी है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में उनका जन्म हुआ। अफ्रीकन क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका की कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ये जो थी अफ्रीका, ये उनकी कम्युनिटी थी, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती थी। और जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिका है वो उनकी कंट्री थी, जहाँ की वो नेशनैलिटी उनके पास थी। दैट इज़ वाई उनको अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली बोला जाता है। ठीक है ना, और उनका जन्म कहाँ होता है? टेलरटाउन, मिसिसिपी के अंदर, यहाँ पर उनका जन्म होता है। हर फैमिली हैड लिमिटेड मीन्स एंड रूबी स्पेंट द अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ ऑन अ फार्म। उनकी जो फैमिली थी, जो रूबी ब्रिजेस की फैमिली थी, उनके पास लिमिटेड मीन्स थे। मीन्स होने का मतलब होता है मनी दैट समवन हैज़, यानी कि रूबी ब्रिजेस के पास बहुत ही पैसे के जो मीन्स थे, यानी कि जो उनके इनकम सोर्सेज थे, बहुत कम थे। और जो रूबी थी, उसने अपने ईयर्स की अर्ली लाइफ, यानी कि शुरुआती दौर जो था उनकी ज़िंदगी का, वो उन्होंने एक फार्म पर स्पेंड करा। वो एक फार्म पर उन्होंने उसको स्पेंड करा। जो उसके फादर थे, वो एक फार्म में काम करते थे, और क्या काम करते थे? पिकिंग क्रॉप्स का काम करते थे। यानी कि पिकिंग अप क्रॉप्स का मतलब होता है जब फसल पक जाती है, तो उस मैच्योर, यानी कि मैच्योर मतलब पकी हुई फसल को इकट्ठा करने का जो काम होता है, उसको हम कहते हैं पिकिंग क्रॉप्स। ठीक है, कोई भी फसल हो सकती है, फ्रूट्स की फसल हो सकती है, ग्रेन्स हो सकती हैं, एनी टाइप ऑफ क्रॉप इट कैन बी। तो जो जो रूबी के फादर थे, ठीक है, जिनका नाम था एबॉन ब्रिजेस, एज मेंशन हियर, एबॉन ब्रिजेस, वो एक फार्म पर काम करते थे। और क्या काम करते थे? पिकिंग क्रॉप्स का काम करते थे। उन्होंने अपनी जॉब खो दी, लॉस्ट हिज जॉब। तो रूबी के जो फादर थे, पहले वो ये काम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी जॉब खो दी, यानी कि अब उनके पास जॉब नहीं थी, जिस वजह से सो रूबी एंड हर फैमिली हैड टू मूव टू न्यू ऑरलीन्स, लुइसियाना। ठीक है, तो जब रूबी के फादर की जॉब जो थी पिकिंग क्रॉप्स की, वो उनके हाथ से चली गई, तो एक नई जॉब के लिए उन्हें एक नई जगह पर मूव करना पड़ा। दैट वाज न्यू ऑरलीन्स इन लुइसियाना। ठीक है,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ब्रेन स्टॉर्म में आप देखेंगे तो व्हाई डिड रूबी एंड हर फैमिली मूव टू न्यू ऑर्लिन्स, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूबी और उनकी फैमिली न्यू ऑर्लिन्स में क्यों चली जाती है, क्योंकि उसके फादर की जो पिकिंग द क्रॉप्स वाली जॉब थी वो अब उनको खो चुके थे, तो नई जॉब के लिए वो चले गए थे न्यू ऑर्लिन्स में, ठीक है। रूबीज फादर वर्कड एज अ जैनिटर एंड हर मदर डिड ऑड जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर रूबी एंड हर सिबलिंग्स। अब जो रूबी के फादर थे यहाँ लुइसियाना में जाकर अब वो एज अ जैनिटर काम करने लगे। जैनिटर होता है चौकीदार, जैनिटर होता है चौकीदार, यहाँ लिखा भी हुआ है। जैनिटर अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड अपार्टमेंट्स। एक ऐसा पर्सन जिसकी जॉब क्या होती है कि वो बिल्डिंग्स की देखभाल करता है, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग होती है या अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ की देखभाल। तो उसके फादर वहाँ जाकर एक जैनिटर का काम करने लगे और उसकी जो मदर थी, रूबी ब्रिजेस की जो मदर थी, वो ऑड जॉब्स करने लगी ताकि वो रूबी और उसके जो सिबलिंग्स थे, उसके जो 4 सिबलिंग्स थे, उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके, यानी कि उन्हें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो जो मदर थी रूबी की, वो ऑड जॉब्स करने लगी और उसके फादर न्यू ऑर्लिन्स में जाकर जैनिटर का काम करने लगे। ऑड जॉब्स होती हैं छोटी छोटी जॉब्स, स्मॉल जॉब्स, ठीक है ना, जिनका कोई मतलब हमें पक्का भी नहीं पता होता कि वी हैव दैट फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, ठीक है। ऑड जॉब्स यानी कि छोटी जॉब्स। देन 1950s एंड 1960s, तो अच्छा इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है उनकी फैमिली के बारे में, ठीक है ना। द 1950s एंड 1960s वर अ पीरियड ऑफ रेशियल टर्मोइल इन द यूएसए। जो 1950 और 1960 के बीच का जो समय था, इसके बाद भी थोड़ा, वो यूएसए कंट्री में रेशियल टर्मोइल का समय था। रेशियल होता है, रेशियल का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ देखो, रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ ह्यूमंस इनटू डिफरेंट रेसेस बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग रेसेस में, किस बेसिस पर कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। और रेसेस, रेशियल में मेनली स्किन कलर आता है, ठीक है, मेनली आप अगर याद रखिए तो रेशियल में हमेशा ही स्किन कलर आता है। और टर्मोइल होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, अशांति का माहौल होता है। तो रेशियल हुई यानी कि स्किन कलर के बेसिस पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया और जिस वजह से इस दौर में वहाँ बहुत ज़्यादा अशांति थी। Although the American Civil War had led to the abolition of slavery a century ago, racial discrimination continued to exist in various forms in American society. लेकिन इस समय से एक सेंचुरी पहले, यानी कि एक सदी 100 ईयर्स पहले जो सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में, उसने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। यानी कि जो अबॉलिशन होता है एंड कर देना, अबॉलिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ और अ सिस्टम। किसी चीज़ को जब खत्म कर दिया जाए, किस चीज़ को खत्म किया गया, स्लेवरी को, यानी कि जो सोशल सिस्टम बाय विच सम पीपल ओन अदर पीपल एज स्लेव्स। स्लेवरी ऐसा सोशल सिस्टम था जिसमें कि कुछ हाई क्लास के लोग जो थे वो दूसरे लोगों को अपने गुलामों की तरह खरीद लेते थे, अब लोगों को ओन कर लेते थे उनके ऊपर, ठीक है ना। तो वो होता है स्लेवरी। तो जो एक सदी पहले 1 सेंचुरी एगो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, ठीक है ना, अमेरिका में, उसकी वजह से स्लेवरी तो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जो अमेरिकन सोसाइटी थी, जो यूएसए में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, यानी कि जो भेदभाव था रेसेस के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन होता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी लेस फेयरली देन अदर्स। यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कम अच्छे से ट्रीट किया जाता है, यानी कि अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव वहाँ हुआ, वो जो था कई तरीक़ों से वेरियस फॉर्म्स में अभी भी अमेरिकन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था। ब्लैक पीपल फेस सेग्रीगेशन इन देयर डेली लाइफ, स्पेशली इन साउदर्न यूएसए। जो ब्लैक पीपल थे उनको सेग्रीगेशन झेलनी पड़ती थी अपनी डेली लाइफ में, और मेनली यूएसए के साउदर्न पार्ट में, मतलब पूरे यूएसए में तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है थी, लेकिन साउदर्न यूएसए में बहुत ज़्यादा ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ट्रीटिंग देम इन अ डिफरेंट वे। एक ऐसा एक्ट जिसके थ्रू जो लोग हैं उन्हें अलग अलग रेसेस में बांट दिया जाता है और एक अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। दे वर फोर्स्ड टू यूज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अटेंड स्कूल्स एंड चर्चेज एंड गो टू शॉप्स दैट वर सेपरेट फ्रॉम द वंस यूज्ड बाय वाइट पीपल। तो जो वाइट पीपल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, स्कूल्स यूज़ करते थे, चर्चेज जिनमें वो विजिट करते थे, शॉप्स जो विजिट वो करते थे, तो वो उन शॉप्स में ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उनके स्कूल्स सेपरेट हों, उनके चर्चेज सेपरेट हों, जो शॉप्स हैं उनके लिए वो अलग हों, कि इनके लिए ब्लैक पीपल के लिए, मतलब जो चीज़ वाइट पीपल यूज़ कर रहे थे वो चीज़ ब्लैक पीपल को यूज़ करना अलाउड नहीं था। दे वर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू वोट एंड टू ओन अ हाउस। डिप्राइव्ड यानी कि लैक ऑफ स्पेसिफिक बेनिफिट्स कंसीडर्ड टू बी नेसेसरी। डिप्राइव्ड यानी कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो कि नेसेसरी होते हैं, पर जब उन्हें जब फॉलो नहीं करने दिया जाता तो हम कहते हैं कोई पर्सन उन चीज़ों से डिप्राइव हो चुका है, वंचित हो चुका है। तो जो ब्लैक पीपल थे उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया और ना ही उन्हें एक घर ओन करने का अधिकार दिया गया, कि जो ब्लैक पीपल थे ना तो वो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते थे जो वाइट पीपल यूज़ करते थे, ना ही वो स्कूल्स अटेंड कर सकते थे, चर्चेज अटेंड कर सकते थे, ना ही वो शॉप्स पर जा सकते थे, ना ही उनके पास वोट करने का अधिकार था और ना ही वो एक घर को ओन कर सकते थे। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ मूवमेंट बिगैन इन द मिड 1950s। इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, इसके रिजल्ट में 1950s के मिड से में एक मूवमेंट बिगैन हुई यूएसए में, जिसमें
सिविल राइट्स मूवमेंट, जो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट से बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक पीपल बिगैन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्लैक पीपल थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अब प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें भी इक्वालिटी चाहिए थी, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल राइट्स चाहिए थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट रूबी ब्रिजेस बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड सिंबल ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इसी समय के दौरान ही रूबी ब्रिजेस जो थी वो एक अनएक्सपेक्टेड सिंबल बन गई इस सिविल राइट्स मूवमेंट की रैपिड ग्रोथ का। रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है जो तेज़ी से बढ़ रही थी। रैपिडली यानी कि वेरी फास्टली, या बोलो क्विकली भी आप इसको कह सकते हो, क्विकली, ठीक है। तो जो इसी समय के दौरान 1950s के दौरान ही जो रूबी ब्रिजेस थी वो एक अनएक्सपेक्टेड सिंबल बन गई, यानी कि एक ऐसी निशानी बन गई उस समय पर सिविल राइट्स मूवमेंट जब हो रही थी, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट में इनकी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही। सो हेयर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पेज, ठीक है। अच्छे से आई होप आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, और वर्ड मीनिंग्स भी हम सारे अपने डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दैट नाउ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सो इसके बारे में